नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के वर्ष 2022 में पूछे गए संस्कृत प्रश्न पत्र का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सभी वर्षों के सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, अक्ष संयुक्त रूप है। तो देखिए, संयुक्त व्यंजन आप लोग पढ़े होंगे, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये सभी क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब व्यंजन क्या होते हैं? तो वे वर्ण जो कि स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं उन्हें हम लोग व्यंजन बोलते हैं। तो जो अक्ष होता है वो क और मूर्धा श की मदद से उच्चारित होता है, क और मूर्धा श की मदद से। ठीक है, अब चारों विकल्पों में देखेंगे तो यहाँ पर का और शा दिया गया तो ये गलत हो गया। दूसरे विकल्प में देखिए क और य दिया गया तो ये गलत हो गया। अब पहले विकल्प में देखिए यहाँ पर भी क और मूर्धा श है और यहाँ पर भी क और मूर्धा श है। अब कौन सा सही होगा ये आपको डिसाइड करना है। पहले विकल्प पर ध्यान से देखिएगा। पहले विकल्प में क के नीचे हलंत लगाए यानी कि स्वर रहित है और श के नीचे भी हलंत लगाए यानी स्वर रहित है। जबकि अक्ष क्या होता है? संयुक्त व्यंजन होता है। और व्यंजन क्या होता है? जो कि स्वर की मदद से बोले जाते हैं। यानी कि यहाँ पर कोई स्वर आया ही नहीं है तो इस अक्ष का उच्चारण संभव ही नहीं होगा, क्योंकि जो व्यंजन होता है वो बिना स्वर के उच्चारित ही नहीं हो पाता है। तो ये आपका गलत है। अब एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए। ऑप्शन नंबर 4 में आप देखेंगे तो क के नीचे तो हलंत लगा हुआ है और मूर्धा श के नीचे हलंत नहीं लगा हुआ है। यानी कि ये जो मूर्धा श है वो कैसे है? ये मूर्धा श इस प्रकार से और अ मिलकर के ये पूरा श बना हुआ है। अब देखिए, ये स्वर रहित हो गया, ये स्वर रहित हो गया और ये स्वर आया। क्यों? क्योंकि अक्ष जो है वो व्यंजन होता है और व्यंजन बिना स्वर के उच्चारित होना संभव ही नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। देखिए, कोई भी व्यंजन अगर है तो उसमें कोई ना कोई स्वर जरूर जुड़ा होगा, तभी उसका उच्चारण संभव है। ठीक है, तो अक्ष जो होता है वो क प्लस मूर्धा श से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, और संयुक्त क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर दो व्यंजन मिले हुए हैं। देखिए, ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, चलिए चारों मैं बता देता हूं। अक्ष हो गया, दूसरा होता है त्र। आपका त्र किस किस से मिलकर के बना हुआ है? तो त्र जो है वो त प्लस र से मिलकर के बना हुआ है। उसके बाद से ज्ञ होता है, तो ज्ञ कैसे बना हुआ है? इ ज प्लस इ से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, और अंतिम में श्र होता है, श्रीमान वाला। तो ये कैसे बना हुआ है? तालव्य श और प्लस र से मिलकर के बना हुआ है। तो ये चार आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। प्रत्येक डीएलएड की परीक्षा में किसी न किसी सेमेस्टर में ये आपके प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चारों को एक बार विशेष तौर पर ध्यान दे लीजिएगा, हो सकता है कि आपके पेपर में यही पूछ दे। अगला प्रश्न पूछा गया है, द्वादश शब्द किसका बोधक है? ध्यान से देखिएगा, द्वादश कैसे बना हुआ है? द्वा प्लस 10 से मिलकर के द्वादश बना हुआ है। अब द्वा का मतलब होता है 2 और 10 का मतलब होता है 10। दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मान कितना आएगा? 12 आएगा। यानी कि द्वादश किसका बोधक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 देखिए, 12 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, पहला विकल्प दिया गया, 2 को क्या बोलेंगे? तो 2 को द्वा बोलते हैं। 22 को क्या बोलेंगे? तो 22 को द्वाविंशत बोलेंगे, द्वाविंशति बोलेंगे। ठीक है, द्वा मीन्स 2 और विंशति मीन्स 20, यानी 2 + 20 22 हो जाएगा। और 32 को क्या बोलेंगे? द्वात्रिंशत बोलेंगे, द्वात्रिंशत। त्रिंशत का मतलब 30 और द्वा का मतलब 2, यानी 30 और 2 32 हो जाएगा। ठीक है, हमसे केवल 12 के बारे में पूछा गया था, द्वादश के बारे में पूछा गया था, तो द्वादश का मतलब क्या हो जाएगा? 12। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, समक्ष शब्द में कौन सा समास होगा? तो इसका समास विग्रह जब हम लोग करेंगे तो आता है सम धन अक्षी। क्या आता है? सम धन अक्षी। अक्षी का मतलब होता है आंख और सम का मतलब सामने, यानी आंख के सामने, इस सेंस में ये आता है। तो जो ये जो पहला शब्द है ये क्या है? सम क्या होता है? वो एक अवयव होता है। तो किसी भी समस्त पद में अगर प्रथम पद अव्यय होगा तो वहां पर कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, ऊपर जाता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होती है। तो ऊपर जाने को क्या बोलते हैं? उद्गच्छति बोलते हैं। देखिए, उद्गच्छति, गच्छति मीन्स जैसा कि आप लोग जानते हैं, गच्छ धातु का मतलब क्या होता है? जाना। ठीक है, गच्छ धातु का मतलब क्या होता है? जाना। और गच्छ से गच्छति ये बना हुआ है प्रेजेंट टेंस में दिखाने के लिए। और उद का मतलब होता है ऊपर, यानी ऊपर जाने के सेंस में। यहां पर देखिए, ऊपर जाता है, ये प्रेजेंट टेंस का है। और प्रेजेंट टेंस में हम लोग कौन सा? लट लकार यूज करते हैं। तो लट लकार में आपका गच्छति हो जाएगा, गच्छ धातु का। और उद का मतलब होता है ऊपर, यानी ऊपर जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने
का समय बोध होता है उसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय बोध होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग लकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लकार बोलते हैं, क्योंकि लकार को ही हम लोग क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं संस्कृत में। जैसे कि आप हिंदी में क्या पढ़ते हैं? हिंदी में आप काल बोलते हैं, अंग्रेजी में टेंस बोलते हैं, और संस्कृत में इसी को लकार बोलते हैं। जैसे कि मैं बोलूं अगर कि मैंने खाना खाया, यानी कि खाना खाने का काम पूर्ण हो चुका है, यानी कि इससे देखिए समय का बोध हो रहा है कि मैंने खाना खाया, यानी इससे काम पूर्ण हो चुका है, यानी समय ये कंप्लीट हो चुका है, मतलब ये समय बीत चुका है। अगर मैं ये बोलूं कि मैं खाना खाऊंगा, यानी कि इससे समय बोध हो रहा है कि अभी आने वाले समय की बात की जा रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि मैं खाना खा रहा हूं, यानी कि वर्तमान में मैं खाना खा रहा हूं, तो ये वर्तमान समय को दिखा रहा है। वहीं पूछा जा रहा है कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे काल बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में टेंस बोलते हैं, और संस्कृत में लकार बोलते हैं। जैसे कि लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, ये सब आपके काल ही तो दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहां से अति लघुत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। छठा प्रश्न पूछा गया था, लिंग के 3 प्रकारों के नाम लिखिए। तो संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है पुल्लिंग, ठीक है, पुल्लिंग हो जाएगा। दूसरा आपका होता है स्त्रीलिंग, और तीसरा क्या हो जाएगा? नपुंसक लिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से लिंग के 3 प्रकार के नाम सिर्फ आपसे पूछा गया है, ठीक है। 1 नंबर का प्रश्न है, तो ये मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, 2 पशु और 2 पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए। पहला पशु का नाम आप लिख सकते हैं खरगोश, ठीक है, और इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? इसको संस्कृत में शशकः बोलते हैं, शशकः, ठीक है। दूसरा आप लिख सकते हैं पशु में बंदर लिख सकते हैं, और बंदर को संस्कृत में वानरः बोलते हैं, या फिर एक और इसका नाम होता है मर्कटः, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी आप लिख सकते थे, वानरः या मर्कटः। अन्य भी बहुत सारे पशु के नाम संस्कृत में आप लिख सकते थे, जैसे बैल को वृषभः बोलते हैं, हाथी को गजः बोलते हैं, घोड़ा को अश्वः बोलते हैं, और शेर को सिंह बोलते हैं। तो कोई भी आपको जो भी याद रहे आप 2 पशु का नाम लिख लेंगे, ठीक है। 2 पक्षियों के नाम भी हमसे पूछे गए थे। तो पहला पक्षी का नाम आप उल्लू लिख सकते हैं, और उल्लू को संस्कृत में उल्लुकः बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उल्लुकः बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा आप लिख सकते हैं कबूतर, कबूतर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? कपोतः बोलते हैं, कपोतः। तो ये 2 नाम आप पक्षियों के लिख सकते हैं। इसके अलावा आप कोयल लिख सकते हैं जिसे पीकः बोलते हैं, गरुड़ लिख सकते हैं जिसे गरुड़ा बोलते हैं, गिद्ध लिख सकते हैं जिसे गृद्धः बोलते हैं, सारस लिख सकते हैं जिसे क्रौंचः बोलते हैं। इसमें से कोई भी जो आपको आसान लगे और जो याद रहे आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, फलेन शब्द का विभक्ति एवं वचन बताइए। स्क्रीन पर आप फल शब्द का शब्द रूप देख पा रहे होंगे। यहां पर हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया था? फलेन के बारे में पूछा गया था। तो इसकी विभक्ति क्या हो जाएगी? तृतीया विभक्ति, और वचन क्या हो जाएगा? एक वचन, ठीक है। तो फलेन में हमसे विभक्ति और वचन पूछा गया था, तो विभक्ति लिख करके आप तृतीया लिखेंगे, और वचन लिख करके आप एक वचन लिखेंगे। देखिए किस प्रकार से आप इसका उत्तर देंगे। फलेन शब्द का विभक्ति और वचन आपसे पूछा गया था, तो विभक्ति में आप क्या लिखेंगे? तृतीया, और वचन भी आपसे पूछा गया था, तो वचन में आप क्या लिखेंगे? एक वचन, ठीक है। इस प्रकार से आपका उत्तर ये कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप लिखिए। प्रश्न में हमसे रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति और बहुवचन रूप पूछा गया था। तो ये देखिए, ये बहुवचन रूप है और ये सप्तमी विभक्ति है। इधर से इधर चलेंगे और इधर से इधर आएंगे, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? रमासु हमारा सही जवाब हो जाएगा, रमासु, ठीक है। तो रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति और बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? रमासु, रमासु हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत का हिंदी में अर्थ लिखिए। देखिए इस वाक्य का अगर आपको हिंदी में अर्थ नहीं भी पता है तो भी आप छोटे छोटे शब्दों में इसको तोड़ करके अगर अर्थ लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ 1 नंबर का प्रश्न है। देखिए उत्तिष्ठत इसका मतलब क्या होता है? उठने से संबंधित है। जागृत आप लोग जानते ही होंगे, जागृत मीन्स क्या होता है? जागना। प्राप्य मीन्स होता है प्राप्त करना। और यहां पर देखिए एक शब्द आया हुआ है बोध। बोध का मतलब क्या होता है? ज्ञान को प्राप्त करना, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि उठो जागो और जानकार यानी कि श्रेष्ठ लोगों के सानिध्य में ज्ञान को प्राप्त करो। इसका अर्थ हो जाएगा उठो जागो और जानकार यानी कि जो
एक तरीके से श्रेष्ठ पुरुष हैं, उनके सानिध्य में, उनके साथ में ज्ञान को प्राप्त करो। ये इसका पूरा हिंदी अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, चाहिए के अर्थ में कौन सा लकार प्रयुक्त किया जाता है? तो चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। उत्तर क्या हो जाएगा? विधिलिंग। दोस्तों यहां से लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। 12वां प्रश्न पूछा गया था, 1 से 10 तक की संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। ठीक है, तो 1 को संस्कृत में हम लोग क्या बोलते हैं? एकः बोलते हैं, एकः हो जाएगा। 2 को हम लोग संस्कृत में द्वा बोलते हैं, या फिर इसी को द्वौ भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। 3 को हम लोग त्रयः बोलते हैं। इसके बाद से 4 को चत्वारः बोला जाता है। 5 की अगर बात करें तो पंच बोला जाता है। 6 की बात करें तो षट बोलते हैं, मूर्धा ष होगा। ठीक है, 7 को हम लोग सप्त बोलते हैं। 8 को अष्ट बोला जाता है। 9 को नव बोलेंगे, नव। और 10 को दश बोलते हैं, दश। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख करके बताएंगे 1 से 10 तक की गिनती को संस्कृत में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, संस्कृत शिक्षण की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। संस्कृत शिक्षण के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जब बच्चे की आयु 3 से लेकर के 6 साल होगी, तो उसको ऐसा नहीं कि बिल्कुल संस्कृत में एक्सपर्ट बना देना है, लेकिन छोटे मोटे जो संस्कृत के शब्द हैं उनको बताया जाता है, जो कि उनको मॉन्टेसरी विधि और किंडरगार्टन विधि के माध्यम से बताया जाता है। ठीक है, उसके बाद से जब प्राइमरी में बच्चा जाता है तो करके सीखना विधि, इसके अलावा प्रोजेक्ट विधि, ऑडियो क्लिप विधि, उच्चारण अभ्यास विधि, और इसके बाद से सामूहिक कार्य विधि, अनुकरण वाचन विधि, इन सभी के माध्यम से बच्चों को संस्कृत बताया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, धातु से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो धातु के बारे में आप लिख सकते हैं कि संस्कृत में क्रियाओं के मूल रूप को ही धातु कहा जाता है। जिस प्रकार से आप हिंदी में क्रिया पढ़ते हैं, अंग्रेजी में वर्ब पढ़ते हैं, उसी प्रकार से संस्कृत में इसे धातु बोलते हैं। यानी कि संस्कृत में जो क्रिया के मूल रूप होते हैं उसे ही धातु बोला जाता है। जैसे कि करना, कुछ भी करना वो क्रिया है। जैसे मैं कहूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी कि पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, यानी करना यहाँ पर क्रिया है। और या फिर कोई काम करना, तो यहाँ पर जैसे हिंदी में करना बोलते हैं, उसी को संस्कृत में क्री धातु होता है। क्या होता है? क्री धातु। ठीक है, इसी प्रकार से भू धातु होता है, होने को भू धातु बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब धातु के रूप हैं। ठीक है, तो आपसे उदाहरण पूछा गया था, तो कोई भी 2-3 धातु आप उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, संस्कृत भाषा की वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जा सकता है? को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर किसे बोलेंगे? वे वर्ण जो कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो सकते हैं उसे स्वर बोलते हैं। यानी जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसे हम लोग स्वर बोलेंगे। और व्यंजन किसे बोलेंगे? वे वर्ण जिनकी उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे ही हम लोग व्यंजन बोलते हैं। यानी कि वे वर्ण जो कि बिना स्वर के सहायता से उच्चारित नहीं किए जा सकते उसे व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप इनका वर्गीकरण बता सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, किन्हीं 4 फलों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो कोई भी 4 फल का नाम आप संस्कृत में लिख सकते थे। जैसे कि अगर हम लोग पहला फल मैं लिखूं यहाँ पर जामुन, तो जामुन को संस्कृत में क्या बोलते हैं? जम्बू फलम बोलते हैं। क्या हो जाएगा? जम्बू फलम। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा, मान लीजिए मैं बेल लिख रहा हूं, बेल भी एक फल है, तो इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बिल्वम बोलते हैं, बिल्वम। ठीक है, ये हो जाएगा बेल का संस्कृत नाम। इसके बाद से अगर नींबू की बात करें, नींबू की, तो इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? निम्बुकम बोलते हैं या फिर जम्बीरम बोलते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी लिख सकते थे, निम्बुकम या फिर जम्बीरम, जम्बीरम। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते थे। चौथा फल का नाम आप लिख सकते हैं तरबूज लिख सकते हैं। और तरबूज को संस्कृत में क्या बोलेंगे? तरबूज को संस्कृत में बोलते हैं कलिंगम। क्या बोलते हैं? कलिंगम। ठीक है, इसके अलावा और भी फल आप लिख सकते हैं, जैसे कि अंगूर हो गया जिसे द्राक्षा फलम बोलते हैं, अमरूद हो गया जिसे बीज पूरम बोलते हैं या फिर आम्रलम बोलते हैं, आम हो गया जिसे आम्रम बोलते हैं। ठीक है, केला हो गया जिसे कदली फलम बोलते हैं, अखरोट हो गया जिसे अक्षोटम बोलते हैं, नारंगी हो गया जिसे नारंग फलम बोलते हैं,
शरीफा हो गया जिसे सीताफलम बोलते हैं, संतरा हो गया नारंगम बोलते हैं। तो इनमें से कोई भी जो 4 फल के नाम आपको याद हैं आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, संस्कृत शिक्षण में ऑडियो वीडियो क्लिप के महत्व को दर्शाइए। तो वीडियो क्लिप के माध्यम से हम बच्चों के लिए अधिगम स्तर स्थायी और उच्च होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे जब ऑडियो को देखते हैं, ऑडियो और वीडियो क्लिप को देखते हैं, तो उनकी दोनों इंद्रियां यानी आंख और कान दोनों एक्टिव होती हैं। उस दौरान उनका जो अधिगम होता है वो अर्थपूर्ण होता है। ठीक है। दूसरा आप लिख सकते हैं, कठिन विषय वस्तु को छात्र वीडियो क्लिप के माध्यम से पुनः देख व समझ सकते हैं। अगला आप लिख सकते हैं कि वीडियो क्लिप विविध गतिविधियों द्वारा ज्ञान अर्जन करने का सुगम साधन प्रदान करता है बच्चों को। अगला लिख सकते हैं, छात्रों का समय और स्थान का बंधन नहीं रहता, यानी बालक अगर अपने घर पे भी बैठा हुआ है तो इंटरनेट के माध्यम से उस वीडियो को देख सकता है। तो ये कुछ आप महत्व वीडियो क्लिप के लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ऑडियो क्लिप के महत्व में आप लिख सकते हैं कि ऑडियो क्लिप के द्वारा छात्र वाचन प्रक्रिया को बार बार सुन करके उसको कंठस्थ कर सकता है या फिर उसको सीख सकता है। ठीक है, यानी एक ही चीज को बार बार रिपीट करके बच्चा उसको समझ सकता है। दूसरा आप लिख सकते हैं कि ऑडियो क्लिप द्वारा छात्र विषय वस्तु को बार बार अपनी सुविधानुसार सुन सकते हैं। ठीक है, यानी जब भी उनको मौका मिला, अगर उनको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो दोबारा वो उस बात को सुन लेंगे। तीसरा आप लिख सकते हैं, उच्चारण का सही ढंग से समझने के लिए ऑडियो क्लिप की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि अगर बच्चा किसी शब्द का उच्चारण नहीं कर पा रहा है संस्कृत में, तो उसको बार बार रिपीटिशन मोड में उसको सुन करके वह उच्चारण करना सीख जाएगा। तो ये कुछ प्रमुख आप महत्व ऑडियो और वीडियो क्लिप के लिख सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहां पर 4 वाक्य दिए गए हैं संस्कृत में लिखने के लिए। पहला दिया गया, बालक हंसता है। देखिए हंसता है, ये प्रेजेंट टेंस को दिखा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें आप लट लकार का प्रयोग करेंगे तो बालक का क्या हो जाता है, बालक को संस्कृत में क्या बोलते हैं, बालकः बोलते हैं। ठीक है, और हंस धातु से क्या हो जाएगा, हस्ती हो जाएगा, बालका हस्ती, यानी कि बालक हंसता है। दूसरा दिया गया है, शीला ने पुस्तक पढ़ी। देखिए यहां पर पढ़ने का काम कंप्लीट हो चुका है, यानी कि ये पास्ट टेंस का है। ठीक है, पास्ट टेंस का है तो पठ धातु में आपको यूज करना होगा। देखिए सब्जेक्ट क्या है, शीला है, तो क्या हो जाएगा, शीला। ठीक है, और उसके बाद से पुस्तक है तो पुस्तकम हो जाएगा, शीला पुस्तकम। और यहां पर चूंकि ये पठ धातु का हमें पास्ट टेंस यूज करना है, तो पास्ट टेंस में पठ धातु का क्या हो जाएगा, अपठत हो जाएगा, शीला पुस्तकम अपठत। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, शीला पुस्तकम अपठत। अगला प्रश्न पूछा गया है, पत्ते गिरते हैं। तो पत्ते गिरते हैं, तो देखिए एक पत्ता तो गिरेगा नहीं, क्योंकि अगर एक पत्ते की बात करता है तो पत्ता गिरता है इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो यहां पर कई सारे पत्ते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पत्राणी। ठीक है, और पतंती। ठीक है, ये बहुवचन के अनुसार ही आपका जो क्रिया है वो भी बहुवचन वाला ही लगेगा। ठीक है, तो पत्राणी पतंती आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, बंदर दौड़ेंगे। यहां पर देखिए भविष्य काल में दिया गया है, तो बंदर को क्या बोलते हैं, वानराह बोलते हैं, वानराह। और दौड़ेंगे चूंकि भविष्य काल में है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा धाविष्यंती। ठीक है, धाविष्यंती, यानी वानराह धाविष्यंती। ठीक है, देखिए यहां पर दौड़ेंगे की बात की गई थी, यानी कि ये बहुवचन की बात की जा रही है। वानराह जो है वो बहुवचन है और इस वजह से धाविष्यंती होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको सभी समझ में आया होगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप प्रीवियस ईयर डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सब्जेक्ट वाइज सभी पेपर का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।